हेलो गाइस, हम प्रीवियस 2 वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के पार्ट 3 क्लास में हम 10 मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट ही हैं। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे नहीं देखे हैं तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किया है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट ही है। आप चाहे तो वो देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये देखिए क्या दे रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 इंटरनली। हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में वो ये दे रहा है कि आपको इंटरनली के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं। इंटरनली के लिए, ये इंटरनली केस के लिए x और y मालूम करने के लिए है, और ये एक्सटर्नली केस के लिए आप x और y मालूम कर सकते हैं। अगर आपको x मालूम करना है इंटरनली के केस में तो आपको यहाँ प्लस यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ x के फार्मूले में भी मैंने प्लस यूज किया है और y के फार्मूले में भी मैंने प्लस यूज किया है। लेकिन एक्सटर्नली के केस में आप देख सकते हैं जहां पर प्लस है वहां पर माइनस है, जहां जहां प्लस है वहां पर आपको माइनस यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने माइनस यूज किया है और यहाँ पर भी मैंने माइनस यूज किया है। आप देख सकते हैं बस आपको इंटरनली के केस में आपको प्लस यूज करना है और एक्सटर्नली के केस में आपको माइनस यूज करना है। लेकिन यहाँ पर इंटरनली मेंशन किया है तो इसलिए आपको ये प्लस वाला इंटरनली केस के ये जो एक्स और वाई के लिए जो मैंने ये 2 फार्मूले लिखे हैं, यही फार्मूले आपको यूज करना पड़ेगा। आपको ये एक्सटर्नली का केस तो है नहीं, आपको वो फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि सपोज आपको एक्सटर्नली के केस में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप कर सकते हैं। बस इतना ही ये है डिफरेंस, सिर्फ इतना ही दोनों में कि आपको इंटरनली के केस में प्लस यूज करना है और एक्सटर्नली के केस में माइनस यूज करना है। जहां प्लस है वहां पर आपको माइनस यूज करना है, बस इतना याद रखिएगा। जहां पर प्लस है वहां पर आपको माइनस यूज करना पड़ेगा एक्सटर्नली के केस में, लेकिन यहां पर एक्सटर्नली का केस नहीं है। एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो सपोज इंटरनली भी नहीं दिया है यहां पर, क्योंकि मेंशन किया है इंटरनली कहकर, अगर वो इंटरनली भी नहीं दिया और एक्सटर्नली भी नहीं दिया है तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, आप वैसे केस में इंटरनली का ही फार्मूला यूज करेंगे। इंटरनली का ही फार्मूला यूज करके प्रोसीड आपको होना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नली मेंशन किया तो आप एक्सटर्नली लेंगे। लेकिन चलिए चलते हैं मेन प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि एक्सटर्नली तो नहीं दिया है। हम एक्सटर्नली का फार्मूला मैं ये रब कर दूंगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, क्या कह रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। Under bracket he has given 4, -3 and under bracket he has given 8, 5 in the ratio 3:1 इंटरनली दिया है। चलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए और बी ये लाइन ए और बी को मिलाने वाली लाइन आपको ड्रा करनी होगी। और यहां पर रेशियो क्या दिया है, 3:1। 3 को हम m1 कहेंगे और 1 को m2 कहेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं ये दिया है फॉर ए ही हैज गिवन 4, -3। ए के लिए क्या दिया है वो 4, -3 और बी के लिए क्या दिया है 8, 5। हाँ,
अभी हम क्या करते हैं, एक और चीज आप देख रहे हैं कि वो हमको क्या मालूम करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हमको क्या मालूम करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हमको कोऑर्डिनेट मालूम करना है। और एक और चीज, और हम वो कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रही है। पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट मालूम करना है और वो कोऑर्डिनेट्स लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रही है। और ऐसे ही कोई इसी चैप्टर के कोई दूसरे केस में, कोई दूसरे प्रॉब्लम में आपको बजाय ये दो सेक्शन में डिवाइड करने के तीन सेक्शन में डिवाइड करना होता है, ट्राई सेक्शन में आपको डिवाइड करना होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में तो वो नहीं दिया, इस सेक्शन यहाँ पे हमको सिर्फ दो ही सेक्शन में डिवाइड करना है। लेकिन बास केस में, इसी चैप्टर के कोई दूसरे केस में आपको ट्राई सेक्शन मतलब तीन बजाय दो सेक्शन में डिवाइड करने के आपको लाइन को तीन सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। और वहां पर रेशो भी कुछ डिफरेंट होते हैं, उस हिसाब से कैसे वो फिगर के हिसाब से, वो लाइन के हिसाब से जब तीन सेक्शन आते हैं तो उसके हिसाब से क्या आपको रेशियो लेनी है, वो मैं आपको, अगर कोई क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अभी इसी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं कि क्योंकि सेम चैप्टर का यही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, आपको करना नहीं आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि बस इतना सा कीजिए, आपको दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। एक्सटर्नली दिया माइनस कीजिए, और वैसे ही अगर ट्राई सेक्शन दिया तो बजाय दो सेक्शन के थ्री सेक्शन में डिवाइड करना होता है, और रेशो उसके हिसाब से कुछ डिफरेंट है। अगर उस तरह का प्रॉब्लम आता है तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इसी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो अभी हमको x मालूम करना है, कैपिटल X कैपिटल Y, कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट y वी हैव टू फाइंड आउट। हमको x और y, कैपिटल X कैपिटल Y मालूम करना है, और कैपिटल X मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, कैपिटल Y मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। और कैपिटल X जब मालूम कर रहे हैं तो हम x2 x1 ले रहे हैं, कैपिटल जब Y जब मालूम कर रहे हैं तो हम y2 और y1 ले रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, x है इसलिए x2 x1 ले रहे हैं, y है इसलिए y2 y1 हम ले रहे हैं। फार्मूले को देखकर आपको पता चलेगा। और ये इंटरनली का केस है इसलिए हम यहाँ भी प्लस यूज कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नली होता तो हम माइनस लेते। चलिए x इज इक्वल टू m1 3:1 रेशो दिया है, ये क्या है m1 है, 3 m1 है और 1 m2 है। 3 x2 कितना दिया है, x2 यहां पे आप लिख सकते हैं 4 क्या है आपका x1 है, और ये -3 y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। p के सेट x2 y2 है और a के सेट x1 y1 है। तो x2 फार्मूला में x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, m1 प्लस m2, m1 3 प्लस m2 1, तो कितना होगा ये 8 3 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय और ओवर यू कैन से 4। कैपिटल X इज इक्वल टू 24 प्लस 4 28 डिवाइड बाय 4, 28 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। After simplify how much we have got 7। x क्या कितना मिला है हमको, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको कितना मिला है, आफ्टर सिंप्लीफाई हाउ मच वी हैव गॉट x इज इक्वल टू 7। चलिए अभी हम y को मालूम करते हैं। y मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, y इज इक्वल टू m1 कितना है 3, y2 यहां आप देख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, ये x2 का x2 8 है, y2 5 है, ये x1 4 है, y1 -3 है।
m1 3, y2 how much 5 plus m2 how much 1 and y1 how much -3, y1 how much -3, y1 कितना है -3, m1 प्लस m1 कितना है 3, m2 कितना है 1, 3 plus 1, 3 5 are 15, -3 into 1 -3 divided by 4, 15 minus 3 how much 12, 12 divided by 4, y is equal to 12 divided by 4, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, y is equal to how much 3, x how much we have got, x is equal to 7, x is equal to 7, y is equal to 3, कोऑर्डिनेट x कितना मिला है हमको 7 और y कितना मिला है 3। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 को कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 plus √5 is in irrational number, प्रूव दैट 3 plus √5 is an irrational number। चलिए हाँ, एक और चीज, हमको अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, रैशनल कंसीडर करेंगे, और हमारा एजम्पशन फाइनली रॉन्ग होगा। हम जो रैशनल कंसीडर कर रहे हैं फाइनली हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा तो ही वो इरेशनल होगा, क्योंकि रैशनल का अपोजिट इरेशनल है। लेकिन हमको इरेशनल मालूम करना है, वो इरेशनल मालूम करने के लिए पहले हमको क्या सपोज करना पड़ेगा, पहले हमको रैशनल कंसीडर करना पड़ेगा, और हमारा एजम्पशन जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो फाइनली रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा तो ही वो इरेशनल प्रूव होगा। ये मेथड है कि हम उसको पहले रैशनली कंसीडर करते हैं। रैशनल कंसीडर करने के बाद फाइनली हम ये, क्योंकि हमको रैशनल फाइंड आउट करना है, हमारा अजम्पशन रॉन्ग ही होना जरूरी है। रॉन्ग ही रहा तो ही हमको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। अगर हमारा कंसीडर हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट होगा तो वो रैशनल रहेगा। रैशनल हमको प्रूव नहीं करना है, हमको इरेशनल प्रूव करना है, क्योंकि रैशनल का अपोजिट इरेशनल है। चलिए करते हैं। तो प्रूव दैट 3 plus √5 is in irrational number। Let us answer, let us, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, let us consider 3 plus √5 is an rational number। ओके, और एक और चीज, रैशनल में क्या होता है, इन रैशनल नंबर P by Q and Q not equal to 0। रैशनल नंबर में क्या होता है, P by Q के फॉर्म में होता है, और वो P by Q की जो वैल्यू है वो इंटीजर होती है। इंटीजर मतलब जिसका आंसर हमको पॉइंट में नहीं मिलना, जिसका आंसर हमको डेसिमल में नहीं मिलना, पॉइंट में नहीं मिलना, हमको आंसर किस में मिलना, हमको आंसर जो मिलना होता है वो होल डिजिट में रहना, पॉइंट में नहीं आना, डेसिमल में नहीं आना, उसको ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर। तो हम क्या ले रहे हैं, P by Q और P over Q यू कैन से। तो P by Q जो है वो क्या मिलेगा आपको इंटीजर में मिलेगा, उसकी वैल्यू जो है आपको इंटीजर में मिलेगी। रैशनल नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं, रैशनल नंबर जो है ना P by Q के फॉर्म में होता है, और वो P by Q की जो वैल्यू हमको मिलती है वो इंटीजर में मिलती है। और इंटीजर में पहले बोल चुका हूं कि वो जिसका आंसर पॉइंट में नहीं आना, जिसका आंसर डेसिमल में नहीं आना, होल, जैसा कि 7 8 ऐसा आना, 8.5 7.5 पॉइंट में ऐसा नहीं आना, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटीजर।
और एक और चीज क्यू नॉट, और उसमें क्यू की वैल्यू नहीं होती है। तो ये रैशनल के केस में होता है, लेकिन हमको तो प्रूव करना है इरैशनल। चलिए, तो मगर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस, क्योंकि हमको इरैशनल प्रूव करना है, मतलब उसको प्रूव करने के लिए हमको पहले कंसीडर क्या करना पड़ेगा, रैशनल बोल के कंसीडर करेंगे हम। इसलिए मैं लिख रहा हूं लेट अस कंसीडर 3 + √5 इज एन रैशनल नंबर। इन रैशनल नंबर p by q, q not equal to 0। Therefore मैं क्या ले रहा हूं, इसलिए 3 + √5 इज इक्वल टू p by q। अब ये p by q जो है ना, इक्वेशन के अपोजिट साइड जाकर -p/q होगा, और ये √5 इक्वेशन के अपोजिट साइड जाकर -√5 हो जाएगा। 3 - p/q इज इक्वल टू -√5 -√5। ये p/q और इक्वेशन के अपोजिट जाके माइनस हुआ, ये इधर जाके ये भी +√5 जाके -√5 हो गया। चलिए, अभी हम q को q का एलसीएम लेते हैं। q ये क्या होगा, 3q। एलसीएम लेने के बाद ये क्या होगा, 3q हो जाएगा -p, क्योंकि हम q का एलसीएम q को एलसीएम ले रहे हैं। जब हम q का एलसीएम लेते हैं तो ये 3q हो जाएगा, और ये p का p रहेगा, क्योंकि p के नीचे ही है q, इसलिए सेम एज यूजुअल रहेगा, इज इक्वल टू -√5। एक और चीज, √3, √6, √5 क्या है, इरैशनल है, इरैशनल। और √4, √25, √25 रैशनल। √3, √6, √5 जो है ना इरैशनल है, लेकिन √4, √25 रैशनल है, क्योंकि √4 की वैल्यू हमको मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2, और वैसे √25 की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 5। इसलिए √4, √25 रैशनल है, लेकिन √3, √6 और √5 जो है ना इरैशनल है। तो अब वो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे हमको क्या मिल रहा है, -√5। मैं अभी बता रहा हूं कि √3, √6, √5 इरैशनल है, √4, √25 रैशनल है, बता रहा हूं। तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है, √5 मिल रहा है, और √5 क्या है, इरैशनल है। अगर ये इरैशनल है तो इसके इक्वल ये है, आप देख सकते हैं -√5 इक्वल टू 3q - p/q। अगर ये इरैशनल है तो ये उसके बराबर है, ये इसके इक्वल है। -√5 के इक्वल क्या है, 3q - p/q है। -√5 इक्वल टू 3q - p/q है। जब ये इरैशनल है तो ये 3q - p/q भी इरैशनल ही होगा, क्योंकि ये इरैशनल है तो ये भी इरैशनल ही होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है, इक्वल है और बराबर है। तो ये -√5 के इक्वल है, 3q - p/q, इसलिए ये भी इरैशनल ही है। तो हमको प्रूव क्या करना था, इरैशनल प्रूव करना था, तो हमको पता हो गया कि ये इरैशनल है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। But our assumption is wrong. But our assumption or consideration is wrong. चलिए, प्रूव हो गया, हमको इरैशनल प्रूव करना था, इरैशनल प्रूव हो गया। मैं पहले चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 23 को कर लेते हैं। वो क्या दिया है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx r -3 and 2 respectively show that b + c = 5a। तो
सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। सम कितना दिया है -3 और प्रोडक्ट कितना दिया है 2। He has given the sum and product of the zero of a quadratic polynomial। तो सम दिया है -3, प्रोडक्ट दिया है 2। हमको प्रूव क्या करना है, शो दैट b प्लस सी इज इक्वल टू 5a। तो हमको प्रूव क्या करना है, b प्लस सी इज इक्वल टू 5a। चलिए, और सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये देखिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी क्या है, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। सम का फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। वैसे ही प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, सी ओवर ए। सी क्या है, कोएफिशिएंट टर्म है और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों फार्मूला, सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए है और प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए है। सम इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी कोएफिशिएंट टर्म है और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। चलिए, तो यही फार्मूला मैं लिख रहा हूं। सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए है, इसी को लिख रहा हूं, माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू सम कितना दिया है, -3। हाँ, एक और चीज, ये -3 कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये -3 इक्वेशन अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर डिवीजन बन जाता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। मैं ये बता रहा हूं, माइनस ये क्या, और ये ए जो है ना, ये 3 के बाद यहां आ जाता है, ए 3 के बाद यहां आ जाता है। तो वही इस चीज को मैं लिख रहा हूं, माइनस बी इज इक्वल टू -3a, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन जाकर डिवीजन, इधर ये माइनस माइनस इस तरह कैंसिल हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं, इसलिए b इज इक्वल टू 3a। तो b का वैल्यू हमको कितना मिला है, माइनस b इज इक्वल टू 3a। हमको कितना मिला है b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 3a। वैसे अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू बी। सी क्या है, कोफिशिएंट टर्म है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। चलिए, तो ये फार्मूला को मैं यहां लिख रहा हूं, सी ओवर ए इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना दिया है, सम तो -3 दिया था हम लिए, अब प्रोडक्ट कितना दिया है, वो 2 लिया है, 2 दिया है, 2 ले रहा हूं। तो ये ए इक्वेशन के अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर क्या होता है, 2 के बाद यहां आ जाता है। ये ए जो है ना, डिवीजन में है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन में जाकर यहाँ 2 के बाद मल्टीप्लीकेशन बन जाता है, 2 के बाद आ जाता है। तो वही चीज को मैं लिख रहा हूं, c इज इक्वल टू, इट विल गोज टू अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन, इट विल बिकम मल्टीप्लीकेशन 2a। तो हमको c के वैल्यू कितना मिला, c इज इक्वल टू 2a। b का वैल्यू 3a मिला है और c का वैल्यू 2a मिला है। तो हमको प्रूव क्या करना है, b की वैल्यू कितनी मिली है हमको, b प्लस c। b की वैल्यू कितनी मिली है, 3a, और c की वैल्यू कितनी मिली है हमको, b की वैल्यू 3a, c की वैल्यू कितनी मिली है, 2a। तो कितना क्या होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 3a प्लस 2a 5a। b प्लस सी इज इक्वल टू 5a। हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ये फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन p अंडर ब्रैकेट x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय g अंडर ब्रैकेट x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये इक्वेशन को हमको
इससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो वही चीज लिखा हूं, ये पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये सेम चीज मैं यहाँ लिखा हूँ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इससे मैं हमको डिवाइड करना है इसलिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसी से डिवाइड, वो बोला है इज डिवाइडेड बाय, इससे हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6, x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 3x। अब मैं साइन चेंज करता हूं, यहाँ प्लस है माइनस लेता हूं, यहाँ भी प्लस है माइनस लेता हूं, यहाँ भी प्लस है माइनस लेता हूं, साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस। तो और मैं 3x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 3x क्यूब चाहिए। 3x क्यूब जब मिलेगा तभी ये कैंसिल होगा, वरना ये कैंसिल 3x क्यूब कैंसिल नहीं होगा। वो कैंसिल करने के लिए मैं 3x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसीलिए मैं 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं तो 3x क्यूब नहीं मिलेगा। 3x क्यूब मिलने पर ही ये कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद। तो मैं साइन चेंज कर चुका हूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये 3x क्यूब माइनस ये प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस 6x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 5x स्क्वायर, और वैसे ही माइनस 3x में प्लस 2x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस x प्लस ये 5 एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ये 5 है एज इट इज लिख रहा हूं प्लस 5। चलिए अब मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे माइनस 5x स्क्वायर चाहिए, माइनस नहीं तो वो कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाता है, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10x, 5 2 जा 10, 10x 10x माइनस 5 1 जा 5। अब यहां पर भी मैं साइन चेंज कर रहा हूं, प्लस प्लस प्लस। अब साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस 5x स्क्वायर जाकर प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 10x में माइनस 10x जाकर प्लस 10x हो जाएगा क्योंकि मैं साइन चेंज किया हूं। तो प्लस 10x में माइनस x अगर जाता है तो क्या होता है 9x, प्लस 10x में माइनस x डिडक्ट करते हैं तो हमको कितना मिलेगा 9x, और ये प्लस 5 प्लस 10, तो हमको रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर 9x प्लस 10, और क्वोशिएंट कितना मिला, क्वोशिएंट 3x माइनस 5। हमको वही मालूम करना था, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। रिमाइंडर R स्टैंड फॉर व्हाट, रिमाइंडर। R इज इक्वल टू 9x प्लस 10, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x माइनस 5। यहां पर जो आता है वो उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और ये जो लास्ट में बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये रिमाइंडर कितना मिला हमको, रिमाइंडर इज इक्वल टू 9x प्लस 10, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x माइनस 5। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अब वो क्या दे रहा है, सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं ये कौन से फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ही यूज करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में प्लस और माइनस आता है, एक x की वैल्यू में हमको प्लस करना होता है और एक x की वैल्यू में हमको माइनस करना होता है। ये हमेशा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको एक x की वैल्यू में
प्लस करना होता है और एक x की वैल्यू में हमको माइनस करना होता है, क्योंकि हम फार्मूले में प्लस और माइनस लेते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। चलिए अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूले को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके और उसके आगे प्रोसीड हो जाएंगे। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसलिए हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ही यूज करेंगे। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला को लिखते हैं। अभी b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a माइनस b का वैल्यू हमको कितने मिल रही है? -5। एक फार्मूले का माइनस है और ये b की वैल्यू हमको माइनस में मिल रही है, -5 प्लस और माइनस। मैं पहले बता चुका हूं कि एक x में हमको प्लस करना होता है, एक x की वैल्यू में हमको माइनस करना होता है, प्लस और माइनस। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है जो हमेशा हमको ऐसा करना पड़ता है। चलिए, -5² माइनस 4 इंटू a value is how much? 2. c value is how much? 3 divided by 2 into a value is how much? 2 minus into minus plus 5 plus or minus 5 5 is 25 minus 4 2 is 8 8 3 is 24 divided by 4 2 2 is 4 5 plus or minus 25 minus 24 25 minus 24 1 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है, डिवाइड बाई 4। अभी अब 5 प्लस और माइनस 1 आ रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में हमेशा ही हमको एक वैल्यू में प्लस करना होता है और एक वैल्यू में माइनस करना होता है, इसलिए हम फार्मूले में इसलिए क्या है? एक प्लस और माइनस है। 5 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 6/4 2 2 is 4 2 3 is 6 3/2 x वैल्यू हमारा 3/2 एक x की वैल्यू हमको 3/2 मिली और एक x की वैल्यू में हमको माइनस करना है, प्लस तो कर चुके। x इज इक्वल टू 5 माइनस, क्योंकि माइनस है प्लस का तो ले चुके हैं, -1 डिवाइड बाई 4 5 minus 1 4 4/4 इज इक्वल टू 1। तो एक x की वैल्यू हमको 1 एक x की वैल्यू 3/2 मिली है और एक x की वैल्यू हमको 1 मिली है। वो ये हमको सिर्फ बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला था, कोई फार्मूला वो मेंशन नहीं किया है बाय यूजिंग फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फार्मूला यूज करके हम सॉल्व कर चुके हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक x की वैल्यू में हमको प्लस करना होता है और एक x की वैल्यू में हमको माइनस करना होता है। हमेशा ही हम जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज करते हैं तो एक x की वैल्यू में हमको प्लस करना होता है और एक x की वैल्यू में हमको माइनस करना होता है। चलिए अभी हम चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। वो क्या दे रहा है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स ब्रेड्थ इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 147 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ दिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ दिया है, वो कितना दिया है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ बड़ा है और हमेशा लेंथ तो बड़ा ही होता है, विड्थ के मुकाबले में बड़ा ही होता है रेक्टेंगुलर के केस में। तो वही कितना दे रहा है? वो लेंथ कितना दे रहा है? 3b। ब्रेड्थ मीन विड्थ और ब्रेड्थ बोथ मीन्स आर सेम, तो 3 टाइम इट्स विड्थ 3b हमको लेना पड़ेगा क्योंकि वो दिया है क्वेश्चन में। 3 लेंथ कितना दिया है वो क्वेश्चन में? 3 टाइम इट्स ब्रेड्थ, इट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 3b।
ओके, लेंथ इज इक्वल टू 3b और एरिया कितना दिया है, एरिया इज इक्वल टू 147 स्क्वायर मीटर। चलिए, रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया तो दिया है, एरिया की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 147 इज इक्वल टू लेंथ कितना है 3b क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। 3b लेंथ की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 3b इंटू b, तो क्या हो गया ये 3b स्क्वायर 147। आप क्या करेंगे इसको, ये 3 अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में हो जाता है 147 डिवाइड बाई 3 हो जाता है। ये मल्टीप्लीकेशन में है लेकिन अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन में जाके डिवीजन में बन जाता है, इसलिए ये क्या होगा 147 डिवाइडेड बाय 3 बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स ये स्क्वायर रूट बन जाता है अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर। तो b इज इक्वल टू रूट 147 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू रूट 147 डिवाइडेड बाय 3। 3 4s are 12, 2 remaining, 3 9s are 27. How much we have got? P is equal to root 49. 3 4s are 12, 2 remaining 27, 3 9s are 27, 49. 49 root how much? Root 49 how much? 49 का रूट कितना होता है 7 मीटर। बी वैल्यू हमको कितनी मिली है 7 मीटर। अब यही बी की वैल्यू हम लेंथ में सब्स्टिट्यूट करके लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ कितना दिया था क्वेश्चन में 3b, 3 टाइम इट्स ब्रेथ बोलकर दिया था 3b। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ब्रेथ वैल्यू, ब्रेथ कितनी है 7 मीटर, 3 7s are 21 मीटर। इसे हमको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। sin थीटा की वैल्यू दे चुका है वो, हमको मालूम क्या करना है फाइंड वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। cos थीटा की वैल्यू मालूम करना है और tan थीटा की वैल्यू हमको मालूम करना है। sin थीटा की तो दे दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक लाइक दिस, इसको हम A बोलेंगे और इसको हम B बोलेंगे और इसको हम C बोलेंगे, इसको थीटा बोलेंगे। इसका अपोजिट आपको मालूम होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट, इसका अपोजिट कितना है 12 दिया है, साइन थीटा की वैल्यू 12/13। अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13, अपोजिट इज इक्वल टू 12, ये एडजेसेंट है, यही हमको मालूम करना पड़ेगा। चलिए, अपोजिट कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, अपोजिट 12, हाइपोटेनस 13, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। हमको मालूम क्या करना है cos थीटा एंड tan थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है। ये दो साइड के इक्वल ये इंक्लाइन साइड होता है। इंक्लाइन साइड इक्वल टू बोथ दिस टू साइड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। ये इंक्लाइन साइड बड़ा होता है, ये दो साइड के बराबर हाइपोटेनस इंक्लाइन साइड होता है। ये इंक्लाइन साइड, इसका लेंथ ये दोनों के बराबर होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ऐसा होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हमको अपोजिट मालूम है, AB मालूम है, AC मालूम है, ये BC नहीं मालूम। अब हम BC को ही मालूम कर लेते हैं। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाके माइनस AB स्क्वायर हो जाता है। ये AB स्क्वायर अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर माइनस AB स्क्वायर हो जाता है, माइनस AB स्क्वायर। BC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाता है, ये स्क्वायर जाकर अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर रूट बन जाता है। रूट इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। PC इज इक्वल टू, AC का वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर, AB का कितना है 12 स्क्वायर दिया है। तो क्या होता है ये 13 स्क्वायर इक्वल टू 169, 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 होता है। तो हम कर देते हैं यहाँ पे 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 क्या होता है 25 होता है। BC इक्वल टू 25 का रूट क्या होता है 5। BC इक्वल टू, BC हाउ मच वी हैव गॉट, BC इज इक्वल टू 5। एडजेसेंट साइड हमको एडजेसेंट मिल गया, कितना मिल गया 5। और मैं पहले बता चुका हूं कि cos थीटा का फार्मूला क्या है, एडजेसेंट पे हाइपोटेनस। एडजेसेंट का वैल्यू कितना है 5 और हाइपोटेनस तो क्वेश्चन में ही दिया था, कितना है वो 13। तो cos थीटा कितना मिला, cos थीटा इक्वल टू 5/13। वैसे tan थीटा भी हमको मालूम करना है। tan थीटा का फार्मूला क्या, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट कितना है 12, एडजेसेंट अभी जस्ट हम मालूम किए कितना है 5, 12/5। tan थीटा इक्वल टू 12/5, cos थीटा इक्वल टू 5/13, tan थीटा इक्वल टू 12/5। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या दिया, प्रूव दैट 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cosec प्लस cot स्क्वायर थीटा। चलिए अब पहले इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेकर हम इसको प्रूव करेंगे, इतना प्रूव करेंगे 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा। इसको रैशनलाइज करें तो ये माइनस जाके प्लस हो जाता है। रैशनलाइज में 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। रैशनलाइज में क्या करते हैं, ये प्लस कर देते हैं 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। रैशनलाइज में ऐसे करते हैं। चलिए 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये क्या होता है 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर बन जाता है। 2 इंटू 2 स्क्वायर। वैसे 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर। ओके 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो मैं 1 ही लिख रहा हूं, इसको स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं। 1 इंटू 1 स्क्वायर होता है। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है।
माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मीन्स आपको a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के फॉर्म में आ रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये इसके फॉर्म में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर हमको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है। तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक अभी लिख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अगर के हिसाब से इसको लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे इसको, a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है, प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 a के प्लेस पे 1 है, 2 इंटू 1 2 होता है, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं डायरेक्ट। फिर b के प्लेस पे क्या है, कॉस थीटा है, b के प्लेस पर क्या है, कॉस थीटा है। 1 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा। कंफ्यूज मत होइए, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर माइनस हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये 1 माइनस, तो क्या मिला हमको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हुआ। मैं अभी बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाके माइनस हो जाता है, ये 1 माइनस कॉस का ये वही लिखा हूं, उधर जाके अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो बस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो ये इसके प्लेस पे मैं ये साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ भी आता है, इसके साथ भी आता है, और 2 कॉस थीटा के साथ भी ये साइन स्क्वायर थीटा आता है। मैथमेटिक्स के मुताबिक हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, 1 के साथ भी आता है तो 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। तो बस उसके मुताबिक मैं यहां लिख रहा हूं, तो कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉसेक थीटा, तो ये 1 बाय साइन थीटा स्क्वायर है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हो रहा है, तो इसलिए मैं कॉसेक थीटा लिखूं, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर ले रहा हूं, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां लिखा हूं मैं cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इक्वल टू व्हाट, cot थीटा, तो यहां स्क्वायर इसलिए मैं स्क्वायर भी ले लेता हूं, cot स्क्वायर थीटा प्लस इस, अब यहां पे क्या है, cos थीटा sin थीटा इक्वल टू cot थीटा, 2 cot थीटा होता है,
अभी बताता हूँ, 2 cot थीटा, एक साइन थीटा कॉस के साथ आ रहा है और एक साइन 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए कॉस थीटा के साथ एक साइन थीटा आ रहा है सिर्फ, और एक साइन था 1 बाई साइन थीटा हो रहा है, तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, इसलिए मैं कोसेक थीटा ले रहा हूँ। 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इसलिए मैं कॉट थीटा ले रहा हूँ। एक साइन थीटा बच गया था, तो वो बचने की वजह से यहाँ क्या हो गया था, 1 बाई साइन थीटा होता। 1 बाई साइन थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, बिकॉज ऑफ कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, तो इसलिए मैं कोसेक थीटा लिख रहा हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इसको शॉर्ट में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में ये मिल रहा है हमको। यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉर्म में मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके प्लेस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो वैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर डाल रहा हूँ बस। तो हमको यही प्रूव करना था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर हमको प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके हैं। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वो क्या कह रहा है, क्यूबिकल डाइस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 are rolled twice, find the probability of getting the sum of number on its faces is 10। क्यूबिकल डाइस दे रहा है, क्यूबिकल डाइस मीन्स दो, वो क्यूब की तरह होता है, दो क्यूब हैं, अगर उसको हम उछालते हैं एक साथ, दोनों क्यूब को एक साथ उछालते हैं, ट्वाइस दे रहा है वो, ट्वाइस मीन्स दो क्यूब को अगर एक साथ हम ऐसा उछालते हैं तो वो कितने पॉसिबिलिटीज है, कभी 1 2 होता है, कभी फेस उसका 2 1 हो, ऐसे हो, तो वो कितने पॉसिबिलिटीज हैं कि कितने टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, वो दोनों क्यूब कैसे कैसे पढ़ते हैं, कभी ऐसा कभी वैसा, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो और 1 to 6 बोलकर दे रहा है, तो इसलिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितने मिलते हैं आपको। पहले आप सिंपल में क्या लिखिए, 6 टाइम 1 लिखिए, 1 1 1 1 1 1, फिर 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, वैसे फिर 6 टाइम 2 2 2 2 2, फिर 6 के फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, वैसे फिर 3 6 टाइम लिखे, 3 3 3 3 3 3, फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, ऐसा आप लिखेंगे तो आपको कन्वीनियंट रहेगा। पहले 1 को 6 टाइम लिखिए, फिर उसके साथ 1 2 3 4 5 6 लगाइए, फिर वैसे 2 को 6 टाइम लिखिए, फिर उसके 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 जोड़ दीजिए, और वैसे 3 को 6 टाइम लिखिए, फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, ऐसे लिखिए, आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 36 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि कितने 1 2 3 4 5 6 6 6 36, तो 36 पॉसिबिलिटीज हैं। एक और चीज आपको ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फार्मूला, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, E स्टैंड फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, E स्टैंड फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो फार्मूला क्या रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिटर्न में जब आप एग्जाम लिखते हैं तो ये फार्मूला जरूर लिखिएगा, लेकिन आप जब दिमाग में रखते हो तो इस तरह से रखिएगा, आपको ये कन्वीनियंट रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू वो खुद कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अगर आप इस तरह से ये करेंगे तो आपके ये फार्मूला इट विल बी इजी टू बाय हार्ट, बहुत आसानी से आप उसको जहन में रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो खुद कितने हैं, मतलब 10, वो क्या बोल रहा है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज तो 36 हैं, और क्या बोल रहा है 10 आने के पॉसिबिलिटीज कितने हैं, वो बोल रहा है टोटल
पॉसिबिलिटीज तो 36 है, वही फार्मूला है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये कितना आ रहा है हमारे को 36, और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, मतलब फेवरेबल टू ई ये क्या है 10 आने का इवेंट कितना चांसेस है, वो डायगनली चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा। अब वही फार्मूले को ये इस प्रॉब्लम के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट वो खुद कितने हैं, मतलब 10 के खुद कितने हैं, वो कितना है मैं अभी आपको बताता हूं। ये नंबर ऑफ सम, टोटल सम, यस स्टैंड फॉर सम, टोटल कितने 36। हाँ चलिए, अब आप देखिए 1 + 1 तो 10 नहीं होता, 1 + 2 भी 10 नहीं होता, तो आप डायगनली चेक कीजिए। अब ये आपको पता चलेगा कि ये 4 + 5 भी 10 नहीं होता। ये देखिए 4 + 6 10 होता है, मैं अंडरलाइन कर चुका हूं, जहां पर 10 हो रहा है वहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं। ये डायगनली ऐसा, आप ये डायगनली चेक कीजिएगा। 4 + 6 = 10, 5 + 5 = 10, 6 + 4 = 10। ये देखिए 4 + 6 = भी 10 होता है, और 5 + 5 = भी 10 होता है, 6 + 4 = भी 10 होता है। तो वो खुद कितना हो रहा है यहाँ पे, वो फार्मूले के हिसाब से कितना हो रहा है 1 2 3। 10 के कितने हैं, वो खुद कितने हैं, मतलब 10 के कितने 3। टोटल आउटकम, मगर मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम में लिखिएगा तो यही दिमाग में ऐसा रखिए, आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो टोटल आउटकम कितने 36। 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6 इक्वल टू 1/12। कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हाउ मच वी हैव गॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 1/12। वो 10 ये करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना मिला हमको 1/12। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन शेप्ड डस्टबिन आर 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। इफ इट्स डेप्थ इज 63 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डस्टबिन। तो R1 कितना दिया है, R1 दिया है 15 सेंटीमीटर, और R2 कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितना दिया है 63 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये आप देख सकते हैं द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो सर्कुलर एंड के 2 रेडियस कितना है R1 R2, सर्कुलर एंड के 2 रेडियस R1, रेडियस मीन 2 रेडियस, ये रेडियस मीन जहां पे 2 रेडियस लेते हैं वहां पे रेडियस बोलकर देता है। रेडियस का मीनिंग होता है 2 रेडियस, तो रेडियस मतलब एक ही रेडियस होता है, रेडियस मतलब 2 रेडियस। सर्कुलर एंड के 2 रेडियस R1 कितना है 15 सेंटीमीटर, R2 कितना है 18 सेंटीमीटर। डेप्थ इफ इट्स डेप्थ इज 60 सेंटीमीटर, डेप्थ कितना दिया है 63 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डस्टबिन, हमको मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, हमको मालूम क्या करना है वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला ये है πh/3 R1² + R2² + R1 R2। चलिए कर लेते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू मत लीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिएगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। एग्जैक्ट वैल्यू आपको तो पता है थोड़ा मुश्किल है, तो एग्जैक्ट वैल्यू मत लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता होना चाहिए 22/7 होती है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो मैं ये पाई की वैल्यू ले रहा हूं क्योंकि फार्मूले में मैं पहले बता चुका हूं कि ये वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, πh/3 अंडर ब्रैकेट R1² + R2² + R1 R2 ब्रैकेट क्लोज। तो पाई के प्लेस पे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 22/7 h/3 R1 कितना दिया है, सर्कुलर एंड का R1 रेडियस 1 कितना है 15 सेंटीमीटर प्लस R2 कितना है 18 सेंटीमीटर, प्लस स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर ले रहा हूं, प्लस R1 15 इंटू R2 18 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आंसर आपको कितना मिलेगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 54 सेंटीमीटर क्यूब।
ये सेंटीमीटर क्यूब लेना, यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि सेंटीमीटर में, इसलिए मैं सेंटीमीटर वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में आती है, सेंटीमीटर क्यूब में आती है। एरिया की मीटर स्क्वायर में आती है, या सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेना, मीटर रहा तो मीटर स्क्वायर लेना एरिया की वैल्यू। लेकिन ये और वॉल्यूम की मीटर, एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर में रहा तो मीटर स्क्वायर में लेना, और वैसे वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है अगर मीटर रहा तो। लेकिन यह सेंटीमीटर है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर ही दिया है, वो सेंटीमीटर दिया है, इसलिए वॉल्यूम हमको कितना मिला 54,054। आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इतना मिलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू 54,054 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट लिखना याद से लिखिएगा, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और खासकर कोई बंदा मेरे चैनल पे नई बार आया है तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलो यार प्लीज़, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं, तो प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।